Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 1. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. I am going to start lecture number 19 from this chapter. Only one topic will be discussed in detail, that is ionization energy trends in the periodic table. So let's start. Ionization energy values vary systematically in periods and groups. अगर हम periodic table को देखें तो periodic table के अंदर down the group और across the period ionization energy systematically change होती है. अब इस periodic table के अंदर ये arrow represent करता है कि ionization energy decrease कर रही है down the group. Down the group decrease करने का मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की, उसके बाद किसकी होगी, नेक्स्ट सोडियम की. जो जो हम नीचे चलते चले जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ डिक्रीज करेगी. और इसकी जाहिर है ऑफ कोर्स सर्टेन रीजंस हैं. वो कौन सी रीजंस हैं कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है, उन रीजंस को हमने आज स्टडी करना है. नेक्स्ट देखिए अक्रॉस द पीरियड. अब अक्रॉस द पीरियड में ये एरो यहाँ पे लगा हुआ है. ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल यानी अक्रॉस द पीरियड तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है. इसमें अगर हम फर्ज करें इस पीरियड की बात कर लें लिथियम वाले की, तो लिथियम की कम होगी, उसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम की क्या है, ज्यादा है, उसके बाद बेरिलियम की निस्बत बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. अगर हम मूव करेंगे इस साइड पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज करती है. लेकिन जाहिर है इस जनरल ट्रेंड के अलावा कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट होती हैं और उनकी सर्टेन रीजंस हैं. वो मैंने इसे अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो क्या रीजंस होती हैं जिनकी वजह से सम टाइम्स दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को लेकर एक्सेप्शन शो करते हैं. अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है और जाहिर है वो फैक्टर्स ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड. तो इस वजह से हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी सिस्टमेटिकली चेंज होती है. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर 1 इज साइज ऑफ द एटम. अब साइज ऑफ द एटम अगर आप देखें, नोट करें, आपको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सिस्टमेटिकली हर नए स्टेप पे एटम का साइज इंक्रीज करता है. उस इंक्रीज होने की वजह से हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सिस्टमेटिकली साइज नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है. तो बिल्कुल इसीलिए सिस्टमेटिकली आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ इंक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज का और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अब सेकेंड आप देखें कि दैट इज न्यूक्लियर चार्ज. एक ऐसा फैक्टर है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को अफेक्ट करता है. अब अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज करता है और बहुत सिस्टमेटिकली इंक्रीज करता है. हर अगले स्टेप पे एक प्रोटॉन ऐड होता है. तो जो जो न्यूक्लियर चार्ज सिस्टमेटिकली इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली फिर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी जब हम पीरियड्स में स्टडी करेंगे तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके के जरिए वेरी करेगी और वो इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड. बिल्कुल इसी तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट भी जिसे हम कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर 5 पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये हमने जितने भी फैक्टर्स हैं इनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को. जाहिर है क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन के एनर्जी के ट्रेंड्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सिस्टमेटिक चेंज होता है. अब हम दो तरीके से इसको पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स को. एक है कि किस तरह से ये वेरी करती है विद इन अ ग्रुप. सेकंड है कि ये किस तरह से वेरी करती है अक्रॉस अ पीरियड. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है विद इन अ ग्रुप. गोइंग डाउन अ ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ये जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, इसके क्या रीजंस हैं. मोर एनर्जी लेवल्स आर एडिड. आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हर नए स्टेप पे एक नया शेल ऐड हो जाता है. अब ये एक वजह है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. जब एक नया शेल ऐड होगा
तो डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन वुड बिकम फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे सेंटर में प्रेजेंट है, उसका एक शेल है, फिर अगले स्टेप पे उसके 2 शेल हो गए। जब हम तीसरा स्टेप देखेंगे उस पे तीसरा पीरियड उस पे 3 शेल हैं, तो हर नए स्टेप पे एक शेल ऐड हो रहा है। जब एक शेल ऐड होता है तो आखिरी शेल दूर होता चला जाता है न्यूक्लियस से, और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जिसने रिमूव होना होता है आयोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान, वो भी जाहिर है दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। द लेस अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब ये किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? वो इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, जिसने आयोनाइजेशन के दौरान इंप्रूव होना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में मौजूद है और वो आखिरी मदार न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो डेफिनेटली डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, इनको हम इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। द चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट्स। अब फर्स्ट ए एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। ये देखिए इनका एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37। इनके सिंबल हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, लिथियम की है 520, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। सोडियम की है 496 किलो जॉल पर मोल, पोटाशियम की है 419 और रुबीडियम की है 403। अब आप नोट करें कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। इसके रीजन अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताई, लेकिन इसको हम इस फिक्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एटम आपको दिख रहे हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। अब लिथियम में क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अब पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन देखें आपको दिख रहे हैं, और आखिरी मदार में ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। अब आखिरी मदार के इस 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से रिमूव हो रहा है। अब आखिरी मदार न्यूक्लियस के कितना दूर है? यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो कि ग्रीन कलर से शो किया गया है। अब नेक्स्ट देखें सोडियम, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से ये जो आखिरी मदार का इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ से निकलना है आयोनाइजेशन के दौरान। अब इस आखिरी मदार का न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें, दिख रहा है कि लिथियम के केस में और सोडियम के केस में ये चेंज हो गया है। अब चेंज होने की रीजन ये है कि लिथियम में टोटल 2 मदार हैं जो नजर भी आ रहे हैं, और पोटाशियम में टोटल 3 मदार हैं जो कि नजर आ रहे हैं। इसी तरह से सोडियम में 3 मदार हैं। जब हम पोटाशियम की तरफ मूव करेंगे इसकी तरफ, तो इसमें आप नोट करें 1, 2, 3, 4, टोटल कितने मदार हैं? 4 मदार हैं, और इस इलेक्ट्रॉन ने जाना है। तो जो हम नीचे की तरफ आए हैं, एक तो शेल ऐड हो गया जो कि नजर भी यहाँ आपको आ रहा है बहुत क्लियरली। सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है आखिरी मदार से, वो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो उसके रिमूव होने में डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रोल प्ले करेगी। अब उसके नतीजे में हम कहते हैं कि जो लिथियम है, क्योंकि ये सबसे करीब इसका इलेक्ट्रॉन था, अट्रैक्शन ज्यादा थी, इसको रिमूव करना मुश्किल था, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है। जब हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखें किससे? लिथियम से कम हो गई। रीजन क्या है? कि इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। इसी तरह से अब पोटाशियम की क्या है? मजीद कम हो गई। रीजन क्या है? कि इलेक्ट्रॉन जिसने निकलना था वो मजीद दूर हो गया। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए जो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को, वो बेसिकली हम कहते हैं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज होती है डाउन द ग्रुप, और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी चेंज होती है। क्योंकि ये सिस्टमेटिकली डाउन द ग्रुप हो रहा है चेंज, इसलिए हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी सिस्टमेटिकली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप फर्स्ट ए, जिसे हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है किलोजूल। अब एक आपको ग्राफिकल लाइन नजर आ रही है, इसमें ये सोडियम है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, इसको पीछे से मिलाएं तो ये 520 किलो जॉल पर मोल बनेगी। अब इसी तरह सोडियम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर यहाँ मिलाएं तो दैट इज ऑलमोस्ट 496 किलो जॉल पर मोल बनती है, जो कि 520 से कम है। अब नेक्स्ट जब हम पोटाशियम करेंगे तो पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इधर जाके तकरीबन
419 किलो जॉल पर मोल बनती है। अब रुबीडियम की देखें, रुबीडियम की भी जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी पीछे को मिलाएंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 403। अब नोट करें कि जाहिर है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इन इस अल्कली मेटल एलिमेंट्स की कम हो रही है, तो ग्राफ से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और अदरवाइज मैंने आपको इसको समझा भी दिया कि ये किस वजह से डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब हम आते हैं जी सेकंड की तरफ, दैट इज वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। एक पीरियड में किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है और इसका जनरल ट्रेंड क्या है। गोइंग अक्रॉस अ पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हमेशा इंक्रीज करती है। अब द आउटर शेल रिमेन्स द सेम, आखिरी मदार जाहिर है डाउन द ग्रुप आखिरी मदार ऐड हर स्टेप पे होता है, लेकिन जब हम अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आके उसी एक ही शेल में ऐड होते हैं, क्योंकि कोई नया शेल ऐड नहीं होता पीरियड में। द आउटर शेल रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन दिस केस एंड द न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेज इफेक्टिवली। जाहिर है हर नए स्टेप के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उसी शेल के अंदर ऐड होगा, क्योंकि शेल ऐड नहीं हुआ। और डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक प्रोटॉन भी डेफिनेटली ऐड होगा, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ प्रोटॉन भी ऐड हुआ, जब प्रोटॉन ऐड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता चला जाएगा हर नए स्टेप के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटर बाय द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अक्रॉस द पीरियड जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो साथ ही प्रोटॉन ऐड हुआ, प्रोटॉन ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, तो वो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली अपनी तरफ पुल करेगा, इनवर्ट पुल करेगा। अब इस चीज को हम इस पिक की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस पिक में एक पीरियड जो कि सेकंड पीरियड है वो शो किया गया है, जिसमें ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है। अब न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए हैं। इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 है, 8 है और 9। अब आप नोट करें, देखें देयर इज द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज सिस्टमैटिक इंक्रीज, के हर एक नए स्टेप के ऊपर एक 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 प्रोटॉन ऐड होता चला जा रहा है। अब इसके अंदर सब के अंदर आप देखें नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम। लिथियम में भी कितने शेल्स हैं? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सो ऑन। अब चले आगे तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज चेंज हो गए सब में। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ इन्वर्ट पुल करेगा। जब पुल करेगा, उस पुल की वजह से हम कहते हैं कि साइज हमेशा कम होता है। मसलन अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस में सेंटर मौजूद है, इसने आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को? 3 प्रोटॉन जो कि सेंटर में मौजूद थे। अब यहाँ पे फर्स्ट इसी तरह यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा? दैट इज 4। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को 5 प्रोटॉन पुल करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देखें ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद था आखिरी मदार में, इसको 6 प्रोटॉन पुल करेंगे, इनवर्ट पुल करेंगे, सो ऑन। इसी तरह इसको 7 करेंगे। अब इसमें देखें तो 8 करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें तो कितने करेंगे जी? 9 करेंगे, 9 करेंगे। अब आपको इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन जो आखिरी मदार में मौजूद है वो इनवर्ट पुल फील करेगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है इनवर्ट के साइज डेफिनेटली कम हो जाता है अक्रॉस अ पीरियड। साइज कम हुआ इट मीन्स, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई, तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से रिमूव होना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा बाकी तमाम एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ शॉर्ट पीरियड्स एंड नोबल गैसेस। अब यहाँ पे देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम यहाँ से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू चेंज होती हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करें कि ये तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब इसमें हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, हीलियम की बहुत ज़्यादा है,
हीलियम की इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये नोबल गैस है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में मौजूद है वो इंतहाई स्टेबल फॉर्म में होते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो सेकंड पीरियड है वो यहाँ से शुरू होता है, लिथियम की है, फिर बेरिलियम की है, बोरोन की है, फिर कार्बन की है, नाइट्रोजन की है, इसी तरह से इस साइड पे क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें भी ये वाला पीरियड है, इसमें भी इस साइड पे इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है बेरिलियम और बोरोन का, जिसमें बेरिलियम की निस्बत बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए अगर हम जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर की तरफ एरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन की। यहाँ पे भी देखें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर, यानी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगी अक्रॉस अ पीरियड। इसकी भी सर्टन रीजंस होती हैं। The graph also reveals that ionization energies for first, second and third periods increases across the period. Anyhow, there are certain abnormalities. जिन abnormalities का मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था, मसलन अगर ये हमारे पास एक पीरियड प्रेजेंट है, सेकेंड पीरियड प्रेजेंट है, तो इसमें आप देखें कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। एक ये है, मसलन अगर इंक्रीज कर रही है तो इस केस में बेरिलियम की निस्बत बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, नेक्स्ट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन मौजूद है, लेकिन इस एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसकी रीजंस क्या हैं। मोर और लेस सेम वही रीजंस हैं जो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सेप्शंस के पेयर प्रेजेंट होते हैं उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो एटम की ऑर्बिटल डायग्राम प्रेजेंट है, एक है बेरिलियम एटम एंड सेकंड इज बोरोन एटम। अब बेरिलियम एटम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 2 ये पहले मदार के s ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और ये दूसरे मदार के s ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, जबकि दूसरे मदार का p बिल्कुल वेकेंट है। जब हम बोरोन एटम की बात करते हैं तो इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि पहले मदार के s ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। अब 2 ऐसे हैं जो दूसरे मदार के s ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और एक दूसरे मदार के p में प्रेजेंट है। अब हायर लेवल पे है एनर्जी के लिहाज से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि 2p में प्रेजेंट है इस केस के अंदर। The energy required to remove one electron from fully filled 2s orbital of beryllium is high. अब इस केस में ये बेरिलियम है, इसको जब आयोनाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इस 2s से निकलेगा। अब एक तो यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा लोअर एनर्जी लेवल पे है, तीसरा ये स्टेबल पेयर है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई डिफिकल्ट है, इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी सर्टेन आयोनाइजेशन एनर्जी के खास वैल्यू है, डिफिकल्ट है। अब जब हम यहाँ बात करेंगे बोरोन की तो हम कहेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन इज लोअर। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से रिमूव नहीं होना, बल्कि इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से रिमूव होना है, यहाँ से रिमूव होना है। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, स्टेबल नहीं है, हायर एनर्जी पे प्रेजेंट है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यहाँ से आसान है। अगर आसान है तो जाहिर है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की 899 ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना क्या है, मुश्किल है। और इस बोरोन की कम क्यों है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलना क्या था, आसान था। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक्सेप्शन हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है। अब इनर्ट जो गैसेस होती हैं इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत खास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करते हैं। Inert gases have the highest value of ionization energy because due to complete outermost shell in them, the removal of electron is extremely difficult. अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे नोबल गैसेस शो की गई हैं, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। अब इसमें देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को आप देख के अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक ये ज़्यादा है। उसकी रीजंस यही हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं
और इन इलेक्ट्रॉन्स को आखिरी मदार से निकालना इंतहाई डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।